माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपका BHIC 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कुछ बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें बहुत अच्छे से करवाया था। हैंड रिटेन मैंने खुद से हाथों से लिखा था और बहुत अच्छा उसमें भी मैंने समझाया, आप लोगों को करवाया। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। ये तो आपका पार्ट 2 है। टाइटल आपका वही है, भारत का इतिहास, लगभग 1200 से लेकर 1700 तक का। और ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप न्यू हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है आपके सामने दिख रहा है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहमनी राज्य के उदय तथा पतन के विश्लेषण कीजिए। तो समझिए, बहमनी राज्य का सबसे पहले समझते हैं उदय। तो बहमनी राज्य का उदय 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की कमजोर होती सत्ता की पृष्ठभूमि में हुआ था। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, तभी बहमनी राज्य का उदय हो रहा था। ठीक है। 1347 ईस्वी में दक्कन क्षेत्र के अमीरों ने दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह कर हसन गंगू जैसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को सुल्तान घोषित किया। उसने गुलबर्गा को राजधानी बनाकर बहमनी राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और इसके उदय के प्रमुख कारणों में दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक दुर्बल होना, दक्कन की भौगोलिक दूरी, स्थानीय अमीरों की महत्वाकांक्षा तथा भारी करों से असंतोष शामिल थे। बहमनी शासकों ने एक संगठित प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और फारसी संस्कृति को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। फिरोज शाह और फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया। फिरोज शाह, बहमनी और महमूद गावा जैसे शासकों के समय राज्य ने राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक उन्नति और क्षेत्रीय विस्तार प्राप्त किया। आगे, परंतु 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य का पतन आरंभ हो गया। इसके प्रमुख कारणों में से दक्कनी और आफाकी यानी विदेशी अमीरों के बीच संघर्ष होने लगा। कमजोर उत्तराधिकारी, दरबारी षड्यंत्र तथा जो उसके दरबारी थे दिल्ली सल्तनत के, वो दरबारी उन्हीं से षड्यंत्र कर रहे थे। और केंद्रीय सत्ता का ह्रास इसमें क्या था, शामिल था, जिसकी वजह से मौका मिल गया था दक्कन को। 1481 में महमूद गावा की हत्या ने प्रशासन को गंभीर क्षति पहुंचाई। एंड इसके बाद प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। अंततः बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र दक्कनी सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बड़ार में विभाजित हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, अंतिम में फिर 1481 के बाद महमूद जो कहवा जिसने दक्कन की स्थापना किया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके बाद ये कमजोर पड़ गया। ठीक है। प्रशासन को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा है। उसके बाद ये जो बहमनी राज्य है वो 4 भागों में, मतलब 5 भागों में बट गया है ना। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बड़ा, इस तरह से वही उसका पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जब पूछा गया था बहमनी राज्य के उदय और उनका फिर पतन, ठीक है, उदय 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। 1347 ईस्वी में दक्कन राज्य के अमीरों ने दिल्ली के विरुद्ध विद्रोह कर, यहाँ से आप लोग एक बार सही से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको मिला के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है। आपको खुद इतिहास में पहुंचना पड़ेगा। इतिहास में अगर पहुंचेंगे
तभी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप अपने आप को अब उस समय के इतिहास में पहुंचा दो, अपने आप को 500 600 साल, जितने साल पहले की बात हो वहां पहुंचा दो, है ना। अब मान के चलो अभी चल रहा है 2025, और ये जो कहानी है आपका 1206 से 1707, तो अपने आप को ये यहाँ पे पहुंचा दो 1206 ईस्वी 1707 ईस्वी तक में, वहां अपने आप को खड़ा करो, ठीक है। अपने माइंड को वहां पहुंचा दो, एकदम पास्ट पे लेके चले जाओ, ठीक है। तभी आपको ये समझ में आने लगे अच्छा से। अब क्वेश्चन नंबर आपका इसमें से 2 था। स्टूडेंट्स आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंच गया है। एकता, एकता की व्याख्या कीजिए। एकतादार की क्या सक्रियता कर्तव्य थे। देखो, एकता स्टूडेंट्स उस समय में कर टैक्स जो लिया जाता था, ठीक है, टैक्स से संबंधित है एकता प्रणाली। तो ये समझिएगा कि एकता क्या होता है और इनकी क्या शक्तियां थी। एकता मध्यकालीन भारत, विशेषतः दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था था। व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग थी, है ना, राजस्व व्यवस्था। मतलब समझते हो, आय जनरेट करने का। अनिकता से तात्पर्य उस भू क्षेत्र से था जिसे सुल्तान द्वारा किसी अमीर या अधिकारी को उसके वेतन के बदले सौंप दिया जाता था, ठीक है। मतलब कि वेतन के बदले जो जो दिया जाता था, कुछ बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े उन समय में मंत्री थे, उनको इक्ता दिया जाता था, ठीक है। इक्ता का जो स्वामी इक्तादार या फिर मुक्ति कहलाता था। इसका कोई निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि एक अस्थाई प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे सुल्तान जब चाहे वापस ले सकता था। तो सुल्तान जो जब बना, जिसे देता था ना ये हक, उसे जब चाहे उससे छीन भी सकता था। इक़्तिदार की क्या क्या शक्तियां थी। तो ये देखिए, इक़्तिदार जिसके पास हो, जिसको दिया है इक़्तिदार के हक, तो उसकी क्या शक्तियां थी। इक़्तिदार को अपने इक्ता क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त था। मतलब इसके वजह से क्या करता था, टैक्स को, अगल बगल के जो राजस्व को, आय को वसूलता था, है ना। कहीं से अगर आय मिले, आय वसूलता था। वो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिक बल रखता था। आगे, स्थानीय प्रशासन की देखरेख, न्यायिक व्यवस्था में सहयोग तथा विद्रोह को दबाने की शक्ति में भी उस शक्ति भी उसे प्राप्त थी, है ना। किसे, जिसे एकता दिया जाता था, है ना। एकता रहने पर ये सब शक्ति था। आवश्यकता पड़ने पर वह सुल्तान को सैनिक सहायता प्रदान करता था। तो ये एकता की शक्तियां थी। अब इसके कर्तव्य की देखते हैं। एकता के कर्तव्य, तो एकता का मुख्य कर्तव्य था कि वह अपने क्षेत्र से निश्चित राजस्व एकत्र कर उसका निर्धारित भाग केंद्र को भेजे। उसे सैनिक तैयार करना और सुल्तान के आदेश पर युद्ध में भाग लेना अनिवार्य था। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसानों का शोषण न करना तथा सुल्तान के प्रति निष्ठावान रहना भी उसके प्रमुख कर्तव्य थे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, मुगल काल में स्थल व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति का व्याख्या कीजिए। तो मुगल काल के समय में स्थल व्यापार मतलब जमीनों में कैसा व्यापार होता था, और ये वाणिज्यिक व्यापार, कमर्शियल जो बिजनेस है, ये वाणिज्य किस तरह से होते थे। मुगल काल में स्थल या स्थलीय व्यापार और वाणिज्य अत्यंत विकसित अवस्था में था। यह साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार बना। मुगल शासकों ने आंतरिक शांति, सुदृढ़ प्रशासन और सुरक्षित सड़कों के माध्यम से व्यापार को प्रोत्साहन दिया। मुगल काल में राजमार्गों का विस्तृत जाल विकसित हुआ। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ट्रेंड रोड को मुगलों ने और अधिक सुदृढ़ किया। सड़कों के किनारे सराय, कुएं और चौकियां स्थापित की गई, जिससे व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधा मिली।
स्थल व्यापार के माध्यम से देश के विभिन्न भाग आपस में जुड़े थे। उत्तर भारत से अनाज, कपास, नील और चीनी, दक्कन से हीरे, धातुएं तथा कश्मीर से शाल और ऊन का व्यापार होता था। प्रमुख व्यापारिक नगरों में आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, बनारस, पटना और बुरहानपुर क्या थे शामिल थे। व्यापारियों के संगठन जैसे सेठ, साहूकार और महाजन व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हुंडी और साख जैसी प्रणालियों से दूरस्थ व्यापार सुगम हुआ। राज्य द्वारा व्यापार पर लगाए गए जो कर समानता यानी कर मतलब टैक्स समानता सीमित थे और व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे थे और हस्तक्षेप कर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उत्तर पश्चिम भारत में किस प्रकार से राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए, ये बताना है। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता था कि राजपूत अपने राजतंत्र स्थापित करने में सफल कैसे हुए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, उत्तर पश्चिम भारत में राजपूतों ने 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच अपने राजतंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न राजनीतिक क्या हुआ, शून्य ने उन्हें गण सत्ता स्थापित करने का क्या किया, अवसर प्रदान किया। स्थानीय क्षत्रिय कुलों ने स्वयं को क्या किया, स्वतंत्र शासक बना घोषित किया और छोटे छोटे राज्य क्या किए, बनाए। राजपूतों की सफलता का एक प्रमुख कारण उनकी सैन्य क्षमता और वीरता परंपरा थी। वे घुड़सवार सेना, किलाबंदी और व्यक्तिगत शौर्य पर आधारित युद्ध में दक्ष थे। अरावली, थार, मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे भौगोलिक लाभों ने उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और सत्ता सुदृढ़ करने में सहायता की। राजपूत शासकों ने वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना की तथा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जैसे कुल परंपराओं से अपने शासन को वैधता प्रदान की। ब्राह्मणों ने के संरक्षक और यज्ञों और दान दक्षिणा के माध्यम से उन्होंने धार्मिक समर्थन प्राप्त किया। सामंतों और जागीरदारों को भूमि देकर सामंती व्यवस्था को मजबूत किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन सुचारू हुआ। इसके अतिरिक्त वैवाहिक गठबंधनों और पारस्परिक सहयोग से राजपूत राज्यों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। प्रतिहार, चौहान, परम्पार और सोलंकी जैसे वंशों ने कन्नौज और राजस्थान क्षेत्र में प्रभावी शासन क्या किया, स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है आपके सामने, स्टूडेंट देखिए। मुगल भू राजस्व प्रणाली पर लेख लिखिए। तो भू राजस्व मतलब भूमि की आय, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली पर क्या करना है, लेख लिखना है। और ये भी समझ जाना, अगर आपको समझना है भू राजस्व को सिंपल में समझो, तो भू राजस्व वो होता है ना, जो भूमि में किसी को कोई रखता है तो उसके बदले उसको क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये भू राजस्व मतलब भूमि का क्या टैक्स दे रहा है वो, ठीक है। तो ये समझो। तो मुगल भू राजस्व प्रणाली पर क्या करना, लिखना है। मुगल में भू राजस्व प्रणाली राज्य की आय का मुख्य क्या थी, स्रोत थी, है ना। राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था, भू राजस्व प्रणाली, सोच सकते हो। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों से नियमित एवं न्यायसंगत रूप से कर वसूल कर साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था, ठीक है। तो भू राजस्व में लोग क्या करते थे, किसानों से जो खेती करते थे भूमि पर, उस पे क्या करते थे, टैक्स वसूल कर वो आगे देते थे, ठीक है। मतलब कि आप वो क्या करते, साम्राज्य में जमा करते थे, एक साम्राज्य में, ठीक है। और साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था। अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली को संगठित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया, जिसने राजा टोडरमल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।
मुगल भू राजस्व व्यवस्था में भूमि की माप जब्ती की जाती थी। भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर पोलाज, पड़ोती, चांचर और बंजर जैसे भागों में बांटा गया। उपज का सामान्यतः एक तिहाई भाग राज्य को कर के रूप में, जो भी उपजाया जाता था उसका एक तिहाई किसको दिया जाता था? राज्य को, है ना, कर के रूप में लिया जाता था। एंड कर वसूली नकद में भी हाँ होती थी, कहीं कहीं अनाज के रूप में भी। कर जो टैक्स जो वसूला जाता था कहीं कहीं अनाज के रूप में या फिर कहीं कहीं नगद रुपया पैसे कैश के रूप में, है ना। उस समय कैश नहीं, सिक्का ही चलता था, सिक्का के रूप में। अकबर द्वारा लागू दहसाला यानी जब्ती प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था, जिससे किसानों को स्थिरता और सुरक्षा मिलती थी। इसके अतिरिक्त गल्ला, बक्सी नसक और कंकु जैसे प्रणालियां में भी प्रचलित थी। राजस्व प्रशासन में अमीन, कानूनगो, पटवारी और फौजदार जैसे अधिकारी कार्यरत थे। किसानों को रैयत को भूमि पर वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे और प्राकृतिक आपदाओं के स्थिति में कर में छूट भी दिया जाता था। ठीक है, देख सकते हो किस तरह से उस समय सिस्टम था। अच्छा से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर आप है का है 6। मुगल काल के दौरान भारत के अंदर में जो व्यापार होता था, अंतर्देशीय व्यापार कैसे हो रहा था? देश के अंदर जो व्यापार होता था भारत में, वो कैसे होता था? तो मुगल काल में अंतर्देशीय व्यापार अत्यंत समृद्ध सा, संगठित और व्यापक था। यह व्यापार साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ माना जाता है था और कृषि उद्योग तथा नगरों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल शासकों ने राजनीतिक स्थिरता और शांति स्थापित कर व्यापार के अनुकूल वातावरण प्रदान किया। मुगल काल में सड़कों का विस्तृत जाल विकसित किया गया। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड को मुगलों ने बेहतर बनाया। इसके अतिरिक्त आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर, आगरा, बुरहानपुर जैसे मार्गों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा। सड़कों के किनारे सराय, पुल, कुएं और चौकियां बनी हुई थी, जिससे व्यापारिकों को सुरक्षा और सुविधा मिलती थी। अंतर्देशीय व्यापार के प्रमुख केंद्र जो थे वो आगरा, दिल्ली, मतलब ये सब जगह में व्यापार होते थे देश के अंदर में। आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, बुरहानपुर, ये सब क्या थे? अंतर्देशीय व्यापार थे। यानी विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग वस्तुएं आती थी। उत्तर भारत से अनाज, चीनी और कपास, बंगाल से चावल और रेशम, दक्कन से मसाले और धातु तथा कश्मीर से ऊन और मसाले, या मसाले होगा तो ऊन, और यहाँ पर साले लिखा हुआ तो यहाँ मसाले। मसाले। व्यापार में सेठ, साहूकार, महाजन और बनिया वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हुंडी और साख जैसे प्रणालियों से धन का लेन देन सरल हुआ। राज्य द्वारा व्यापार और कर सीमित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मुगल और मराठा के बीच क्या संबंध थे? इन संबंधों को बताना है। तो ध्यान से समझिए। मुगल मराठा संबंध मुगल साम्राज्य के अंतिम चरण के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। प्रारंभ में मराठा सरदार दक्कन में मुगल अधीनस्थ के रूप में कार्य करते थे, परंतु 17वीं शताब्दी में यह संबंध संघर्ष और टकराव में बदल गए। इसका प्रमुख कारण दक्कन में मुगल विस्तार और मराठाओं की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा थी। अकबर के समय दक्कन के मामले में मुगलों को हस्तक्षेप सीमित था, परंतु जहांगीर और शाहजहां के काल में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संघर्ष बढ़ा। इस पृष्ठभूमि में शिवाजी का उदय हुआ, जिन्होंने मराठों का संगठित क्या कर दिया? स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। शिवाजी ने मुगल अधिकारियों पर आक्रमण किए और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। ठीक है, शिवाजी आए थे, है ना।
तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल मराठा संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया और औरंगजेब स्वयं दक्कन पहुंचा और लगभग 25 वर्षों तक युद्ध में उलझा रहा। 1686 से 87 ईस्वी में बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय के बावजूद मराठों को पूरी तरह से कुचला नहीं जा सका। शिवाजी की मृत्यु जब हो गया, उनके बाद भी संभाजी राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में मराठा संघर्ष जारी रहा। लगातार युद्धों से मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई, जबकि मराठा शक्ति और अधिक सुदृढ़ हुई। तो ये था मराठा मुगल मराठा संबंधों में विवाद हो रहे थे। मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में समुद्री व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। यद्यपि मुगल शासक स्वयं समुद्री शक्ति नहीं थे, उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थिर प्रशासन उपलब्ध करवाया, जिससे समुद्री व्यापार निरंतर विकसित हुआ। मुगल काल में भारत का व्यापार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से होता था। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में सूरत, खंभात जैसे कैम्बे, भरूच और कालीकट प्रमुख थे, जबकि पूर्वी तट पर हुगली, चटगांव, मसूलीपट्टनम और नागपट्टनम महत्वपूर्ण केंद्र थे। सूरत मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था। भारत से सूती वस्त्र, मसाले, नील, रेशम, चीनी, अफीम और बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात होता था। बदले में सोना, चांदी, घोड़े, तांबा और विलासिता की वस्तुएं आयात की जाती थी। इस व्यापार में अरबी, फारसी और आर्मेनियाई यूरोपीय व्यापारी सक्रिय थे। मुगल शासकों ने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की और बंदरगाहों पर कस्टम अधिकारियों की नियुक्ति की। यद्यपि यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ा, फिर भी मुगल काल में समुद्री व्यापार ने भारत को विश्व व्यापार से जोड़े रखा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका है स्टूडेंट। देखिए, मुगलों के अधीन स्थानीय व्यवस्था। तो ये टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। स्टूडेंट वीडियो रोक के, टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरा लिया मैंने आपको मुगल चित्रकला, इसे आप लोग ना रोक कर वीडियो को पढ़ लीजिए। आगे है आपका मनसब व्यवस्था। कई बार ये रिपीट हुए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। अगला है स्टूडेंट्स आपका सूफीवाद। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर देख कर जाइएगा। चांद बीबी। स्टूडेंट्स इस तरह से कंप्लीट होता है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर था, मैंने करवा दिया। तो ये पिछला वीडियो नहीं देखें जरूर वो भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये भी पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ मैं आपको। पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से। और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और आप जाके टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, और उसमें पासवर्ड लगा होगा जो आपको ओनली इंस्टाग्राम में मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जानस प्ले स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।